एक बार रुकते हैं और बताते हैं आपको भाई नॉट वर्थ द मनी एंड द टाइम। कोस्टा रिका बिल्कुल नहीं था। अब बताते हैं हम आपको डिटेल में कि ऐसा क्यों। सामने आप देख रहे हो सैन फ्रांसिस्को की मेट्रो तो नहीं कहेंगे लेकिन सैन फ्रांसिस्को का बार्ट स्टेशन। हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं सामने। अगर आप सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेशन है ये, आपको मेट्रो जैसी दिखने वाली चीज़। बट ये शायद ये वीडियो जो होने वाला है ये अमेरिका का वीडियो नहीं होने वाला है। हमारा ले ओवर है लगभग 10 घंटे का और फिर यहाँ से हम वापस अपने वतन वापस ही कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो होने वाला है क्या कहते हैं आपका कोस्टा रिका की पूरी एक हफ्ते की जो ट्रिप है उसको समराइज़ करने के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो फिलहाल आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा बार्ट स्टेशन। हम जा रहे हैं यहाँ से सैन फ्रांसिस्को मेन डाउनटाउन जो एरिया है वो थोड़ा वहाँ पे घूमेंगे तो दिखाते हैं आपको। ट्रेन आती है फिर उसमें बैठते हैं थोड़ा सा वो दिखाते हैं आपको और फिर सैन फ्रांसिस्को घूमते हुए कहते हैं अपना कोस्टा रिकन जर्नी को समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। आपको आइडिया तो लगी जाएगा कितना अच्छा लगा कितना बुरा लगा मेरे को अभी तक के जितने वीडियोज़ आपने देखे मेरे कोस्टा रिका से। बट चलिए ट्रेन में बैठते हैं उसके बाद आगे आपको दिखाएंगे क्या सैन फ्रांसिस्को की गलियाँ दिखाएंगे और कोस्टा रिका को समराइज़ करेंगे। देखिए सामने सारी थी इनकी बाट तो हमने सोचा कि एक बार कैमरा ऑन करके आपको दिखाते भी हैं कैसी लगती है मेट्रो ऐसी लगती है। देखिए मिल ब्रे जाती हुई आगे भाई भी बैठा हुआ है ड्राइवरलेस नहीं है सिंगापुर की तरह। तो झूले के एक और बकैती भरे वीडियो में आपका स्वागत करते हैं और अमरीकी धरती से बकैती कर देंगे आज। कुछ ही वीडियोस बनाए हमने, से पहले अपने अमेरिकन सीरीज़ देखी होगी तो कुछ ही 2-4 ही वीडियोस हमने बनाए हैं और ये भी वीडियो अमेरिका के बारे में नहीं होने वाला है कोस्टा रिका के बारे में होने वाला है। चलिए और मेट्रो आ गई बैठता है ये देखिए बिल्कुल वैसे ही सीन समझ लीजिए जैसे कहते हैं अपनी मेट्रो की तरह है। देखा तो मैं इनकी रेड लाइन है ये SF एयरपोर्ट पे हम खड़े हुए हैं और ये जा रही है आपकी रिचमंड तक और हमको उतरना है आपका यहाँ पर पावेल स्ट्रीट जो कि इनका यूनियन स्क्वायर करके बड़ा कनाट प्लेस वाला हाल समझ लीजिए दिल्ली का कनाट प्लेस वैसा समझ लीजिए वैसा इलाका है ये इनका सैन फ्रांसिस्को का। तो उस इलाके में जा रहे हैं हम। ये देखिए पावेल स्ट्रीट सामने आपका ताज होटल सैन फ्रांसिस्को का। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि ये वीडियो होने वाला है कोस्टा रिकन के एक्सपीरियंस के बारे में। एक बार रुकते हैं और बताते हैं आपको भाई नॉट वर्थ द मनी एंड द टाइम। कोस्टा रिका बिल्कुल नहीं था। अब बताते हैं हम आपको डिटेल में कि ऐसा क्यों। तो पहले आपको थोड़ी सड़कें दिखा देते हैं सैन फ्रांसिस्को की। एक चीज़ और शायद तक आपको एक और चीज़ बोलते हैं कि कहते हैं देखिए कैमरे में कुछ चीज़ें केवल फ़ोटो रिकॉर्ड हो पाती है। जो महक आ रही है इन सड़कों पे घूमते घूमते गांजे की वो कैमरा नहीं रिकॉर्ड कर पाता। लेकिन मतलब आपको सड़क पे बहुत बेघर और वैसी जनता दिखाई पड़ जाएगी जो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये भी नशे में धुत इंसान लोग सड़क पे घूम रहे हैं। जबकि अभी दोपहर का लगभग 3:10 हो रहा है दोपहर का। तो कोस्टा रिका के बारे में बताते हैं आपको। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 4-5 चीज़ों में बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं वहाँ की सुरक्षा को लेकर। देखिए सबसे पहले जैसे यहाँ पर भी इतना डर नहीं लग रहा मेरे को कैमरा निकाल के बाहर बकबक करने में। बट जहाँ मैं लैंड हुआ था सैन होजे जो कि उसकी कैपिटल है, यकीन मानिए मतलब दिन में भी आप थोड़ा सा कतराएंगे। आपको वीडियो में आपको लग भी गया होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा ही सेफ़ नहीं फील हुआ। ये कहते हैं आपका कहते हैं शाम को अंधेरे की बात मतलब थोड़ा 6-6:15 बजे अंधेरा हो रहा था वहाँ पर। बट 6-6:15 बजे के बाद तो मतलब आप समझ लीजिए कि आप कैमरा क्या छोड़िए और सड़क पे घूमना भी नहीं पसंद करेंगे। इतना आपको थोड़ा सा डर सा लगेगा। और दूसरी बात ये भी हो जाती है ना मेरे साथ दिक्कत ये भी है, दिक्कत कहती है जो भी है कि मतलब जब तक मैं बोल नहीं रहा हूँ तब तक उनका ही जैसा एक इंसान लग रहा हूँ। लेकिन जैसे ही बोलना शुरू कर देता हूँ अपनी भाषा जब निकलती है तो समझ में आता है भाइयों को। देखिए यहाँ की आपको बस दिखाते हैं। ये यहाँ की सैन फ्रांसिस्को की आपकी बस जो आपको दिखाई पड़ रही है। थोड़ा गलियाँ दिखाते हैं आपको, थोड़ा वॉक करेंगे, माहौल दिखाते हैं आपको। ये सैन होजे के बारे में बताया जैसे बाकी भी शहर गया था। मतलब ऐसा तो नहीं कहूँगा कि वो उतने ज़्यादा सुरक्षित लगे मेरे को, लेकिन हाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा जैसे अपना सिंगापुर है या फिर कंपैरिजन शायद गलत है। बट आप बिंदास शाम को घूम पाओ वैसा नहीं लगा मेरे को। तो डज़न्ट मैटर आप सैन होजे में हो या फिर कहीं और पर भी हो, थोड़ा सा ज़रूर वो वाली असुरक्षा वाली फीलिंग ज़रूर आई। तो एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ पे आते हैं आपका जो कि जो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप कहीं घूम रहे होते हो। एक तो आपका खाना पीना कितना सस्ता है और कितने तरह की चीज़ें मिल रही हैं, एक वो हो गया। थोड़ा देखिए नहीं वैसे ही बेघर शायद नहीं लग रहा है, पता नहीं है कि नहीं है। एक आपका सुरक्षा को लेकर हो गया, दूसरा आपका क्या कहते हैं
खाने को लेकर हो गया, खाना हो गया, एक आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आप इधर से उधर घूम रहे हैं उसके लिए किस तरह का चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध हैं, और आपका रहने के लिए। तो रहने के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं, जैसा कि आपको लग भी गया होगा भाई, मतलब प्राइवेट रूम क्या कहते हैं जिसमें शेयर्ड बाथरूम है, उसकी भी कीमत कम से कम 3,000 रुपये से नीचे कुछ भी नहीं है। मैं रोड क्रॉस करता हूँ उसके बाद बग करता हूँ, देखिए फिर से वैसी एक बस दिखती हुई सामने, ये देखिए टैक्सी और बस लेन लाल रंग की जो आपको नीचे रोड पे दिखाई पड़ रही है। हाँ, तो मैं कहता कि देखिए मिनिमम जो है 3,000 रुपये में भी कहते हैं प्राइवेट रूम में शेयर बाथरूम, और आपने कंडीशन दिख दी तो ये तो जहाँ पे मैंने आपको रूम्स दिखाए, मतलब क्या ही बोले, मतलब 3,000 रुपये तो बिल्कुल ही नहीं लगा, मतलब किसी भी एंगल से लग ही नहीं रहा था कि वो 3,000 के लायक रूम है। बहुत ही छोटे से ज़्यादा, मतलब आप समझ रहे हो कि 3,000 में आप एक इंस्टीट्यूट नहीं दे रहे हो, आप शेयर्ड बाथरूम दे रहे हो। तो एक चीज़ ये रही, तो हर जगह महंगा ही लगा। मुझे लगता है कि मैंने जो डॉम्स में भी जो क्या कहते हैं आपके जो प्राइजेस थे वो लगभग 1,500 रुपये से तक थे। थोड़ा और देखिए पावल स्ट्रीट, आपको रॉक बैंड वगैरह सड़क पर ऐसे परफॉर्म करते हुए दिख जाएंगे, बैंड वगैरह। तो ये चीज़ एक चीज़ ये होगी। हाँ, कमरे को लेके तो मतलब कि, और ऑब्वियसली 3,000 और 1,500 रुपये लगभग कहते हैं, मैंने डॉम्स के प्राइस देख रहा था, लगभग 1,500 रुपये में लगभग 8 बेड 6 बेड डॉम मिल रहे थे। तो समझ लीजिए वो भी ज़्यादा ही महंगा हो गया। तो ये था रहने के हिसाब से। खाने को लेकर आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी खाने के कुछ तो वीडियोज़ बनाने की कोशिश की अपने खाने को लेकर भी, लेकिन ऑन एन एवरेज जो स्टार्टिंग पॉइंट भी था वो भी लगभग 600 रुपये से नीचे कुछ भी नहीं था। मतलब लगभग 5,000 जो उनकी लोकल करेंसी थी उसके हिसाब से 600 रुपये में कहते 600 रुपये से नीचे कुछ भी नहीं था। तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो एक साउथ अमेरिकन कंट्री से कि आप 600 रुपये का खाना खिलाओगे, एक वैसा सीन। महंगा काफ़ी ज़्यादा। अच्छा है, एक चीज़ और आपने नोटिस भी करी होगी, शायद मैंने कई बार बोला भी है कि मतलब कि आपको लोकल करेंसी से ज़्यादा चीज़ें डॉलर्स में दिखाई पड़ी, लिखी हुई मेन्यू में भी अगर चीज़ें जो हैं डॉलर्स लिखा होता है, और प्रेफर कर रही होती है जनता, की कहते हैं अगर आप डॉलर में पे कर रहे हैं तो वो भी जनता प्रेफर कर रही है कि डॉलर में पे करो आप। तो वो भी थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि शायद तक बहुत ज़्यादा इनफैक्ट कहते हैं अभी जब मैं यहाँ पे अमेरिका लैंड हुआ तो इमिग्रेशन पे पूछा भाई ने कि कहाँ गए थे। मैंने बोला, पूछा उसने क्या कि ऐसा था, मैंने बोला भाई महंगा लगा हमें तो भाई ने बोला कि यहाँ अमेरिकन टूरिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिया उस शहर को, उस देश को, या जो भी कह लो आप। तो मतलब हर कोई बिलीव मानता है कि कहते हैं महंगा इलाका है वो। चलिए यहाँ से बाय लेते हैं। हाँ, मैं कह रहा था कि जैसे पोर्तो वेहो गए थे, वहाँ पे कोस्टा रिकन फूड से ज़्यादा करेबियन फूड ज़्यादा दिखाई देता हुआ। तो ये भी चीज़ लगी कि थोड़ा सा स्ट्रीट फूड कल्चर मुझे बहुत ही मिनिमम से बिल्कुल ही बहुत ही कम लगा। तो ये सीन खाने का। और चलिए अगली चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ वो है, देखिए आपको कब लग रहा हो कि मैं गालियाँ ज़्यादा देने की गालियाँ ज़्यादा दे रहा हूँ। अच्छा हाँ, खाने को लेकर एक चीज़ और आपने नोटिस करी होगी कि काफ़ी ज़्यादा कहते हैं अमेरिकी इन्फ्लुएंस, तो आपको सब क्या कहते हैं खाने के नाम पे बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। मतलब जो कि थोड़ा सा रैंडम लगा, बट ऑब्वियस है कहते हैं अमेरिकन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनके चक्कर में चीज़ें उनको कैटर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपका पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता चीज़ें मिल रही हैं। तो ये सीन भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा अजीब सा लगा मेरे को कि भाई आप एक नए देश में घूम रहे हो और खाने को क्या मिल रहा है आपको बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, स्टेक्स वगैरह। तो थोड़ा सा अजीब सा था। और देखिए अब आते हैं आपका चलिए ट्रांसपोर्ट के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए ज़्यादातर यूजली जनता जो करती है वहाँ पर वो आपका फंडा क्या कि यार कि कार रेंट पे ले लिया, ईज़ी आपका कम्यूटिंग हो जाती है। तो मैं कहता कि आपका जनता यूजली कार रेंट पे ले लेती है, जिसकी कीमत ऑन एन एवरेज जितना मुझे समझ में आया लगभग $70 यानी कि 5,500 रुपये एक दिन के लिए आप $70 पे कर रहे हो कहते हैं आपका कार रेंट के लिए। और अगर आप बाइक रेंट करते हो, 2 व्हीलर रेंट करते हो, तो उसकी कीमत लगभग $40 थी, वो भी हो गया लगभग आपके 3,000 रुपये। और जब हमने ना बाइक रेंट की ना हमने कार रेंट की, हमने साइकिल रेंट की थी। साइकिल की कीमत जो थी वो थी आपकी $7 यानी कि आपकी लगभग
550 रुपये। आइडिया लग रहा होगा कि $7 550 रुपये भी अगर आप क्या कहते हैं एक साइकिल के लिए 24 घंटे के लिए साइकिल के लिए दे रहे हो तो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही महंगा सौदा लगा मेरे को। और गलियाँ दिखाते आपको, देखिए बीच में ये इनके यहाँ पे ट्राम टाइप की चीज़ चलती है, तभी आपको रेलवे लाइन जैसी बीच में दिखाई पड़ रही होगी। तो $7, $40 और $70 ये प्राइस आपका। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हो, देखिए वो भी बहुत सस्ता नहीं है। हम आपको प्राइस बताते हैं, हमने 150 किलोमीटर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया था जिसकी कीमत आई थी $500 रुपये। मतलब आप समझना, एक लोकल पब्लिक बस नॉन AC बस ले रहे हो उसकी भी कीमत अगर $500 रुपये आ रही है आपकी 150 किलोमीटर के लिए, तो कुछ ज़्यादा ही मेरे हिसाब से। आप भी कमेंट करके बताइएगा कितना ज़्यादा लगता है आपको कि नहीं लग रहा है। और दूसरी चीज़, अगर उसी सेम चीज़ के लिए अगर आप कहते हैं इनकी, जैसे मैंने एक वीडियो में दिखाई भी आपको, जहाँ पे मैंने कहते हैं आपकी इनकी एक शटल जैसी चीज़ चलती है वो ली थी, अगर वो आप ले रहे हो 150 किलोमीटर के लिए तो आपको कहते हैं उसी चीज़ की कीमत 5000 रुपये की पड़ रही है। तो 10 गुना दाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में। अगर आप इस तरह से कोई शटल ले रहे हो जो कि आपकी मिनी वैन टाइप की 9-10 सीटर टेम्पो ट्रैवलर मान के चलिए, वो 5000 रुपये 150 किलोमीटर के लिए। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको लग रहा है कि सस्ता कि नहीं, क्या मुझे ही बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है कि बहुत ज़्यादा महंगा। बहुत ये ट्राम दिखाता हूँ मैं आपको, ट्राम जाती हुई है सामने से बंग। और बसेस भी वैसे वाली चलती हैं जिसमें ऊपर आपका इलेक्ट्रिक का फंडा है। तो ये सीन है। और चलिए थोड़ा वो दिखाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ये देखिए भाई ने बिल्कुल ही अपना वो स्टैचू बना लिया है। ये सब चीज़ें आपको सड़कों में बहुत दिख जाएंगी होती हुई। चलिए यहाँ पे ये देखिए आपका पाउल मार्केट में इस तरह की, अरे हाँ ये मस्त। अच्छा ये स्ट्रीट आपको दिखाता हूँ। ये स्ट्रीट बड़ी बहुत ज़्यादा टूरिस्टी स्ट्रीट है। ये आपकी इस तरह की ट्राम चलती है, केबल कार इन्हें कहते हैं यहाँ पे। और आप इस तरह से टूरिस्ट लेके आप इसके ऊपर जा सकते हैं। देखिए जो सबसे अलग सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके बहुत ही रैंडम चीज़ लगी वो ये था कि कनेक्टिविटी वाइज बहुत ही बुरा है। और जैसे कि मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आपको दिल्ली से गाज़ियाबाद से जैसे नोएडा जाना है तो आप गाज़ियाबाद से नोएडा डायरेक्टली नहीं जा सकते हो, आपको वाया दिल्ली होकर जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा रैंडम है। ये देखिए ये आपकी यहाँ की केबल कार कहते हैं इसे, हॉप ऑन। इस तरह से हाइड स्टेशन और पावर स्टेशन आगे बहुत ही सही सा रूट दिखाई पड़ता है। मैं आपको रूट दिखाता हूँ। बट ये आपकी बहुत ज़्यादा वन ऑफ द टूरिस्टी चीज़ें जो आप अमेरिका आके और सैन फ्रांसिस्को में आके ज़रूर करना चाहेंगे। मतलब उसमें मुझे लग रहा है कि एक मिक्स वीडियो होता है। मैं आधा आपको कोस्टा रिका का ज्ञान दे रहा हूँ, आधा आपको अमेरिका सैन फ्रांसिस्को का ज्ञान दे रहा हूँ। तो चलते थक भी गया, लेकिन आपको एक बार वो दिखाते हैं। देखिए ये जो जाती है आगे से इधर आता है, देखिए अच्छा व्यू आता है। देखिए सामने पूरा लाल रंग की रोड, आगे बिल्कुल आपदा हिल होता हुआ व्यू आता है। सामने ये दिखाता है आपको बढ़िया दिखता हुआ। देखिए छोटी सी गड्डी एक उसकी वो जाती हुई। केबल, अच्छा अगर आप डे का पास ही बनता है, आप डे का पास के लिए बनवा सकते हो। देखिए कभी अमेरिका के वीडियोस कभी बनाएंगे तो उसमें ज्ञान देंगे। फ़िलहाल ये अमेरिका का वीडियो नहीं है तो आपको इतना अमेरिका के बारे में ज्ञान इतना ज़्यादा हमें पता है वैसे, ना हम ज़्यादा ज्ञान दे पाएंगे। और एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, जो फंडा वो भी था, जो बाइक हम कार के बारे में मैंने तो पता नहीं किया तो मुझे नहीं पता इसमें डिपॉजिट वगैरह कितना ले रहे थे। लेकिन अगर आप बाइक जो रेंट पे ले रहे हो जो कि आपका $40 एक दिन का पड़ रहा है, उसके लिए भी आपको अगर डिपॉजिट देना पड़ेगा। डिपॉजिट है आपका $500। मतलब इतने में तो इंडिया में बाइक मिल जाएगी जितने डिपॉजिट ले रहे हैं भाई ये लोग। आखिरी चीज़ आते हैं जो कि कहते हैं आप आओगे, कोस्टा रिका अपने आप में फेमस है, कहते हैं बायोडाइवर्सिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपने आप को जो से चिल्ला के बता रहा होता है। बायोडाइवर्स कंट्री बहुत कुछ है देखने के लिए। आपका इकोलॉजिकल ये नेचर पार्क ये वो हर चीज़ के लिए आपको पैसे देने। अगर आप वाटरफॉल भी जा रहे हो तो जैसे एक हम ला फातूना वाटरफॉल गए थे, उसकी भी आप समझ लो कीमत जो इन्होंने यहाँ पे आते हैं, उसकी भी जो कीमत थी, अगर केवल आप एंट्रेंस ला फातूना का कर रहे हो, हमने तो कहते हैं पूरा आपका एक टूर लिया था। बट अगर केवल आप ला फातूना केवल वाटरफॉल भी आने की कोशिश कर रहे हो उसके लिए भी आपको कहते हैं $18
शायद तक उसका एंट्रेंस टिकट था। मतलब आप समझ लो हर चीज़ के लिए आपको ये देखिए सही लग रहा है वैसे भाई ने क्या घुमाया। वाह वाह, देखिए पावेल एंड मैसन स्ट्रीट्स। तो ये सीन है। और एक जो और चीज़ लगी, कहते हैं हर टूर जो भी आप ले रहे हो उस तरह का हर चीज़ का कीमत जो है आपको डॉलर प्रेफर करा जाता है। डॉलर में पे करना, मतलब आपको पहला प्राइस ही जो बताया जाएगा वो डॉलर में बताया जाएगा, लोकल करेंसी में शायद ही नहीं बताया जाएगा। और अगर आप वो भी कैश दे रहेगा, मतलब आप समझ लो अगर मैंने जैसे $70 पे किया तो $70 उनको कैश है। अगर आप कार्ड से पे कर रहे हो तो उसमें आपको कहाँ गया भाई जान 10% एक्स्ट्रा, समझ रहे हैं 10% एक्स्ट्रा, मतलब कि ऑलमोस्ट 75-77 रुपये डॉलर देने पड़ेंगे अगर आप कार्ड से पे कर रहे हो। और जैसे कि हमने जो एक ला फॉर्तूना वाला वाटरफॉल का लिया था वोल्केनो प्लस, ये यकीन सही बताऊं तो मतलब शायद तक वर्थ नहीं लगा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब समय के हिसाब से भी वर्थ नहीं लगा, टाइम के हिसाब से वर्थ नहीं, मतलब जैसे कहते हैं ना वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप कई देशों में जाते हो, जैसे जापान भी एक्सपेंसिव, बहुत देश एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन जो आपको लगता है कि अगर आप 10 रुपये दे रहे हो तो आपको शायद तक 10 रुपये का माल नहीं मिल रहा, तो कम से कम 9 रुपये का माल मिल रहा है। यहाँ पर मतलब कि ऐसा लग रहा है कि 10 रुपये लगा रहे हो तो 1 रुपये का माल मिल रहा है। तो वो वाली फील ज़्यादा लगी मेरे को यहाँ पर। और चलिए यही कुछ था, जितनी अंदर भड़ास थी शायद तक। थोड़ा और आगे वॉक करते, थोड़ा आपको गलियाँ और दिखाते हैं। सैन फ्रांसिस्को की गलियाँ दिखाते हैं थोड़ी आपको। धूप ज़्यादा हो रही है ऊपर की तरफ, अंधेर उजाला ज़्यादा आएगा शायद तक। बस यही सीन है। जितनी मुझे लगता है कि जितनी भड़ास थी मेरी, मैंने ऑलमोस्ट निकाल दी है। काफ़ी 5-6 डिफरेंट सेक्शंस बना के लाया था। मैंने सोचा कि हर बारे में थोड़ा सा, जितनी एक हफ्ते के अंदर जितना लगा मेरे को कि मैं लुटा या फिर समय बर्बाद हुआ, शायद उससे बेटर देश है। मैं जितने लोग और भी लोगों से बात की जो सेंट्रल अमेरिका में घूम रहे थे, सबको लगा मैं इकलौता बंदा नहीं हूँ शायद जिसको कहते हैं आपका ये कोस्टा रिका महंगा लगी। बहुत जनता ऐसी है जिन्होंने कहते हैं अगल बगल वाले देश भी कहते हैं आपके निकारागुआ, ग्वाटेमाला वगैरह, काफ़ी जो अगल बगल वाले देश हैं उनको घुमा था। देखिए दो चीज़ें बताई लोगों ने। एक बिलीज़ महंगा है, अमेरिकन टूरिस्ट कुछ ज़्यादा है वहाँ पर, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा महंगा है। कोस्टा रिका महंगा हो गया। देखिए अच्छा तो आप ये साइकिल देख लीजिए, यहाँ आप इस तरह से साइकिल चाहे तो रेंट पे ले सकते हैं। सिंगापुर में हमने आपको बहुत बार दिखाई होगी सिमिलर चीज़। आप यहाँ पर भी साइकिल इस तरह से उठा के कहते हैं 1-2 घंटे के हिसाब से रेंट पे ले सकते हैं। तो फंडा क्या है, हाँ अमेरिकन टूरिस्ट के कारण ये शहर, ये देश और आपका बिलीज़ और पनामा थोड़ा हद तक शायद तक जो जितना बताया। अभी देखिए मैं गया नहीं तो मैं बाकी एक्चुअल में जब तक पहुँचता नहीं तब तक कमेंट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन लोगों ने बोला कि निकारागुआ और कहते हैं आपका ग्वाटेमाला कंपेटिवली बेटर और चीप है कंपेयर टू आपका कोस्टा रिका। बहुत अंदर ने बोला, लेकिन वही होता है ना, आप लोगों को लग तो रहा होता है महंगा है, वर्थ नहीं है, लेकिन आप पहुंच गए हैं तो लोग गालियां कैसे दे दें कि हाँ भाई पैसे बर्बाद हो गए हमारे। बट तो वैसा सीन है। देखिए 10 दिन का गुब्बार जो भरा हुआ था फाइनली वो निकाल दिया हमने। थोड़ा सा आपको सड़कें दिखाते हैं, देख रहे हैं कितनी ज़्यादा आपको वैसी वाली यहाँ पे लग रहा होगा। माहौल बड़ा ही अजीब सा हो जाता है। चलिए सफ़ेद हमें कहता कि 10 दिन भाई साहब कोई मान ही नहीं रहा। यहाँ पे लाल बत्ती नीली बत्ती किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये ट्राम देख लीजिए सामने, सैन फ्रांसिस्को की ट्राम दिखती हुई। तो चलिए इस ट्राम के साथ इस वीडियो को देखिए, अगर आप सेंट्रल अमेरिका या साउथ अमेरिका घूमने का प्लान कर रहे हैं तो मेरी सलाह, मेरा मानना, जितना भी मैंने घूमा है मेरे हिसाब से सब कुछ ख़त्म हो गया तो ज़रूर जाइए। बट अगर सब कुछ नहीं ख़त्म हुआ और अभी शुरुआत कर रहे हैं साउथ अमेरिका की या सेंट्रल अमेरिका की, तो कोस्टा रिका अपना पहला देश बिल्कुल ना बनाइए। शायद तक वर्थ नहीं है, ना आपके समय का ना आपके पैसे का। तो चलिए इस नोट के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, इस पूरी सीरीज़ को विराम देते हैं। आपके कोस्टा रिका की अमेरिका की धरती से टहलते हुए अच्छा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा ये बैग बार बार लूज़ हो जाता है सामने, बट फिर से अटकाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मार्केट स्ट्रीट कहते हैं इसको। मैं कहता कि चलिए ये इस पूरी सीरीज़ को, कोस्टा रिका की सीरीज़, जितने भी हमने कोशिश करी आपको वीडियोस दिखाने की, खाने के भी थोड़ा कोशिश तो ज़रूर की हमने। आपको कहते हैं जो इनके भी 4-5
कहते हैं ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं, कुछ कुछ इलाके हैं वो आपको दिखा पाएँ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आई होगी और कमेंट करिएगा। ज़्यादा हम बाकी चीज़ें ज़्यादा नहीं बोलते हैं, आपकी मर्ज़ी है सब कुछ। तो मिलते हैं अगली बार आप लोगों को एक और नई सीरीज़ में, एक और नए सफ़रनामे में। तब तक खाइए आवारा और घूमिए आवारा। अमरीकी धरती से करते हैं आपको अलविदा।